हाँ रख लो रख लो। हाँ भाई, स्पीकर और स्पीकर से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 93, 94, 95, 96 और 97। आर्टिकल 93, 94, 95, 96 और 97 जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन सबकी बात करता है 97। तो ये क्या कहता है भाई कि एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होगा। ये क्या कहता है भाई? एक तरीके से जो इसके वैकेंसी क्रिएट होगी किसके ऑफिस में? स्पीकर के। कैसे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है? रेजिग्नेशन से हो सकती है, इसको हटाया जा सकता है, कल अपने डिस्कस किया था अभी। 95 में क्या है? तो भाई इसमें पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर या पावर ऑफ पर्सन जो किसका रोल प्ले करेगा? स्पीकर का रोल प्ले करेगा। 96 में क्या है कि भाई इसको खुद को हटाने का, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाने का जो रिमूवल प्रोसेस चल रहा होगा उसमें ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद नहीं हो सकता या उस सेशन को ये प्रिसाइड नहीं करेगा। और 97 में किसकी बात की गई है? ठीक है भाई, सैलरी की बात की गई है भाई। ठीक है भाई, यहां तक अपने ने डिस्कस किया था भाई। अब भाई इनको हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर मेरे हिसाब से क्या कहते हैं उसमें बेयर एक्ट में पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा देख लेना भी जितना भी समझ में आए। लेकिन अपने इनकी बातें सारों की ना वो कॉमन ही करेंगे। तो कल अपने स्पीकर पे डिस्कशन कर रहे थे, फिर मैंने आपको थोड़ा सा पूरा मतलब सारी बातें एक साथ ही क्या हो जाए अपने डिस्कस कर लें। तो उसमें अपने इस तरीके से बात की थी भी कि जनरल इलेक्शन होता है। कौन सा इलेक्शन होता है भाई? जनरल इलेक्शन होता है। ठीक है, उससे लोकसभा जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है या कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है। अब जो नई लोकसभा बनेगी, उसमें जो मेंबर्स है उनको क्या दिलाई जाएगी? ओथ एंड अफर्मेशन, आर्टिकल 99 के। ठीक है, आर्टिकल 99 में दिया हुआ प्रोविजन। आर्टिकल 99 कहता है प्रेसिडेंट दिलाएगा। कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। तो लोकसभा में जो न्यू मेंबर्स है इनको ओथ एंड अफर्मेशन, इनको ओथ एंड अफर्मेशन, ये ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो कौन से शेड्यूल में? थर्ड शेड्यूल में दी गई है। और इससे आपको पता है भी अमेंडमेंट एक्ट कौन सा? 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का? ये 1963 का। इससे दो वर्ड ऐड किए गए थे इस ओथ में। वो देख लेना भी कौन कौन सी ओथ है जिसके अंदर ये वर्ड ऐड किए गए थे, कौन कौन से? सॉवरेन, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है भाई, तो ये ओथ जो है दिलाता कौन है? प्रेसिडेंट। तो यहां से अगर अपने देखें तो प्रेसिडेंट खुद ना आकर, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है 99 में कि या तो प्रेसिडेंट खुद आएगा या इस चीज के लिए किसी को अपॉइंट करेगा। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसके लिए, किसको करता है? प्रो टाइम स्पीकर को करता है। प्रो टाइम स्पीकर को करता है अभी। ये एक ट्रेडिशन है कि जो सीनियर मोस्ट टर्म के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? टर्म के रिगार्डिंग। टर्म के रिगार्डिंग मतलब जैसे कोई 4 बार से एमपी है, कोई 5 बार से है। तो अभी जो है
जो इस बार प्रोटेम स्पीकर बने थे, क्या नाम था अभी उनका, और उनसे जुड़ा हुआ विवाद क्या था? हाँ भाई, तो 18th के अंदर, ठीक है भाई, एक तो कोडी कुनील सुरेश, ये तो कौन कह रहा था, विपक्षी दल अपोजिशन कह रहा था कि कोडी कुनील सुरेश को बनाना चाहिए, लेकिन बनाया किसको था, भर्तृहरि, ठीक है भाई, भर्तृहरि मेहताब को बनाया था भाई। ठीक है भाई, और इनमें जो विवाद था वो यही था कि ये जो कोडी कुनील सुरेश है, ये मेरे हिसाब से 8 टाइम से क्या है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन ये 8 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, बीच में 2 टर्म्स का गैप है, ठीक है। और ये जो भर्तृहरि मेहताब है, ये 7 बार लगातार है, 7 बार क्या है, लगातार है। तो बीजेपी पे जब ये आरोप लगे कि उन्होंने तो भाई ये ट्रेडिशन को तोड़ दिया, और क्योंकि ये जो कोडी कुनील सुरेश है ये अपोजिशन से हैं, तो बीजेपी ने जानबूझ के इनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया अभी, ठीक है। इनकी जगह किसको बना दिया, भर्तृहरि मेहताब को बना दिया। तो इसके जवाब में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, कौन है, किरण रिजिजू, इन्होंने कहा था भी कि इनका जो टर्म है 7 बार का वो लगातार से, ठीक है। और जो कोडी कुनील सुरेश है उनका 8 बार है, लेकिन वो बीच में 1998 और 2004 में उनका क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, तो ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। तो हमने ये देखा है कि किसका लगातार टर्म्स है वो सीनियर मोस्ट माना है, ठीक है भाई। तो ये एक विवाद था छोटा सा। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये क्या करता है भाई, मेंबर्स को ये मेंबर्स को क्या दिलाता है, ओथ दिलवाता है, ठीक है। और साथ साथ किसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, सुपरवाइज करता है, इसके सुपरविजन में किसका इलेक्शन होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है। किसका इलेक्शन होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है, ठीक है भाई। इसके बाद हमने एक छोटी सी चीज और की थी, क्या, कि स्पीकर के अलावा अब अपने केवल लोकसभा की बात कर रहे हैं एक बार, एक डेप्यूटी स्पीकर और होता है, कौन होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर और होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपने थोड़ा सा गौर करें तो पहले स्पीकर कौन थे भी, जीवी मावलंकर, पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर लोकसभा के। और पहले जो डेप्यूटी स्पीकर थे वो कौन थे, एम अनंता सायनम अयंगर। अब ये अनंता सायनम अयंगर जो है वो हमारे दूसरे स्पीकर भी बनेंगे। पहले स्पीकर जीवी मावलंकर, इनके टाइम पर डेप्यूटी स्पीकर कौन, अनंता सायनम अयंगर, और यही अनंता सायनम अयंगर जीवी मावलंकर के बाद में स्पीकर भी बनेंगे भी। अब इसमें आपको ये देखना है भी कि लास्ट जो डेप्यूटी स्पीकर बने वो कौन बने, एम थम्बई दुरई बने भी, एम थम्बी दुरई बने, ये 16th लोकसभा में बने थे, ठीक है। और क्योंकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब करवाया जाएगा, ठीक है, ये इसके लिए कोई टर्म नहीं दी होती, उसके लिए क्या लिखा हुआ है, एज सुन एज। कौन घोषणा करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन घोषणा करता है, प्रेसिडेंट घोषणा करता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो डेप्यूटी स्पीकर है इनकी पोस्ट जो है वो 26 मई 2019 से क्या पड़ी है, खाली पड़ी है। मतलब ये एक तरीके से, अच्छा, डेप्यूटी स्पीकर का मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने को इसका देखना, मेरे को कंफ्यूजन सा हो रहा है हल्का सा, कि इसका डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसकी घोषणा जो है ये आ जाएगा थोड़ी देर में अपने सामने, कि स्पीकर करता है, कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। और उसमें भी वही है एज सुन एज वाली चीज।
तो इनकी सीट जो है वो कब से खाली पड़ी है? 26 मई 2019 से क्या पड़ी है? खाली पड़ी है। मतलब अभी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया है कि किसमें 17th और 18th लोकसभा में किसको इलेक्ट करने का? डेप्यूटी स्पीकर को करने का। ये लास्ट कौन बने थे? एम थम्बी दुरई बने थे भी। ठीक है, कौन सी पार्टी के? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा खजगाम। ठीक है भाई, AIADMK। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। और ये जो इलेक्शन है इसकी डेट जो है वो फिक्स कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? स्पीकर के इलेक्शन की। तो ये हो गया डेप्यूटी स्पीकर। इसके बाद नॉट मोर देन 10 क्या होता है अभी? पे एक पैनल होता है अभी, पैनल ऑफ, इनको बोला चेयरपर्सन जाता है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। ये रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन्ड है। किसमें मेंशन्ड है? रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन्ड है अभी। इनको इनको स्पीकर ही नॉमिनेट करता है। कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर ही नॉमिनेट करता है। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं? इलेक्टेड। ठीक है भाई, लोकसभा के मेंबर्स में से ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। वो मेंबर्स ही क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। और जो स्पीकर बनेगा वो नॉमिनेट करेगा नॉट मोर देन 10 पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स को। ठीक है भाई, ये कहाँ दिया हुआ है? रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन्ड है। फिर हमने ये देखा था भाई कि यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट बनेगा कि स्पीकर की पोस्ट में वैकेंसी क्रिएट हो जाए, मतलब स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हो जाए, और या फिर हम कहते हैं कि भाई स्पीकर जो है वो एब्सेंट हो। ठीक है भाई, वैकेंट होने पर कौन भाई? डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, और एब्सेंट होने पर भी कौन? डेप्यूटी स्पीकर। अब डेप्यूटी स्पीकर की भी सीट वैकेंट हो और डेप्यूटी स्पीकर यहां अपने कहें कि, या डेप्यूटी स्पीकर भी स्पीकर की तरफ क्या हो? एब्सेंट हो। दो सिनेरियो अपने सामने आ गए। यहां पर स्पीकर का रोल कौन करेगा भाई? कौन करेगा? अमंग्स द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयर पर्सन्स, इनमें से कोई स्पीकर का रोल प्ले कर देगा। ठीक है, लेकिन ये सीट अगर वैकेंट है तो यहां प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, एक तरीके से टेम्परेरी स्पीकर होगा ये। अमंग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा, अमंग्स द मेंबर ऑफ
लोकसभा, और लोकसभा के मेंबर्स में से वही है सीनियर मोस्ट मेंबर, प्रो टाइम स्पीकर की तरह ही। ये जो भी अपॉइंट होगा वो भी किसकी तरह होगा, प्रो टाइम स्पीकर की तरह ही होगा। तो ये याद रखना अभी। और ये जो भी पर्सन स्पीकर का रोल प्ले करेगा, ठीक है, उसकी जो पावर है वो कहाँ दी हुई है, 95 में। तो इस जो भी पर्सन, चाहे वो डेप्यूटी स्पीकर हो, चाहे वो यहां से हो, चाहे वो यहां से हो, इसके पास क्या पावर्स होगी, ठीक है भाई। तो यही होता है भाई, उसके बाद जो स्पीकर के पास पावर होती है वो सारी पावर्स होगी। ये कहाँ है, 95 में, कहाँ दिया हुआ है, 95 में। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं भी अपने। भाई सबसे पहली चीज, स्पीकर का जो इलेक्शन है विल बी कंडक्टेड अमंग्स द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर्स में से ही इसका इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है भाई। अगली चीज, ही और सी इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, अच्छा सॉरी, द स्पीकर इज इलेक्टेड by the Lok Sabha from amongst its member as soon as May after the first sitting। ठीक है भाई। तो ये इलेक्शन में वोट कौन करेगा, वही लोकसभा के मेंबर्स करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा के मेंबर्स करेंगे। ठीक है। ये इलेक्शन कब करवाया जाएगा, तो यही है भाई, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दी फर्स्ट मीटिंग। ठीक है भाई, या फर्स्ट सिटिंग लिख दो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अभी। हाँ भाई, अगली चीज, whenever the office of the speaker falls vacant the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy। ठीक है। इसकी जो इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट करता है। और जब वो सीट वैकेंट हो जाती है तो उस टाइम कौन, डेप्यूटी स्पीकर या प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा किसी को स्पीकर की रोल प्ले करने के लिए, जो नॉर्मली प्रो टाइम स्पीकर टाइप में हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। अब ये आता है भाई कि स्पीकर जो है उसकी टर्म कितनी होगी। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं ही होल्ड हिज पोस्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लोकसभा, लेकिन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, क्या इसकी पोस्ट खाली हो जाएगी भाई, नहीं भाई, ये अपनी पोस्ट को कंटिन्यू रखेगा टिल द न्यू लोकसभा आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब तक नई लोकसभा जो है वो अगले जनरल इलेक्शन के बाद में नहीं मिलती है, तब तक ये अपनी पोस्ट को क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। ठीक है भाई। अब आता है भाई, इससे पहले ही इसकी सीट वैकेंट कैसे हो सकती है। ठीक है, जब अपने वैकेंट की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से अपने कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं भाई, 94 की। किसकी बात कर रहे हैं, 94 की। कैसे हो सकती है अभी वैकेंट,
हाँ भाई, पहले तो ये खुद मेंबर ऑफ लोकसभा ही ना रहे। क्या ना रहे? मेंबर ऑफ लोकसभा ही ना रहे। इसका इलेक्शन रद्द हो जाए बाई चांस, कोई ऐसी चीज हो जाए, ठीक है, इसकी मेंबरशिप चली जाए। ठीक है, दूसरा ये रेजिग्नेशन दे दे। रेजिग्नेशन जो है वो किस में देगा? रिटर्न फॉर्म में देगा। और किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को देगा। किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को देगा। भी याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना भी, ये आपस में क्या रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन खेलते हैं। स्पीकर को रेजिग्नेशन देना होगा तो किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर को देना होगा तो स्पीकर को। तीसरा है रिमूवल प्रोसेस। तीसरा क्या है? रिमूवल प्रोसेस। इसका रिमूवल प्रोसेस जो है वो लोकसभा में ही आता है, पहली बात तो राज्यसभा में नहीं जाएगा। ठीक है, और इसका रिमूवल प्रोसेस जो है वो 14 डेज के प्रायर नोटिस पे आएगा। क्लियर है? और कौन सी मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब मोर देन हाफ ऑफ द देन मेंबर्स। भाई एग्जाम्पल ले लो इसमें कि मान लो टोटल मेंबर कितने हैं? 200। और उसमें वैकेंट सीटें कितनी है? 20। ठीक है, एब्सेंट कितने हैं? ये भी मान लो कि 20 एब्सेंट है। और उसमें प्रेजेंट जो है उनमें से कितने जने कह रहे हैं कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, तो वो भी मान लो 20 है। तो सिंपल मेजोरिटी में तो ये तीनों काउंट करके माइनस करते हैं अपने। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? मोर देन हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 60 काउंट करके 200 में से माइनस कर देना। सिंपल मेजोरिटी किस पे आ जाएगी? सिंपल मेजोरिटी किस पे आ जाएगी? 71 पर। ठीक है भाई, पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था। लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये होता है भाई, इसमें केवल हम किसको काउंट करेंगे? नहीं भाई, वैकेंट सीटों को काउंट करेंगे। कितने एब्सेंट है या कितने प्रेजेंट होकर वोट नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल मेजोरिटी का बोलते ही है मोर देन हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्या है भाई? मोर देन हाफ ऑफ द देन मेंबर्स, कि उस समय कितने मेंबर्स हैं उनका हाफ से ज्यादा। तो ये आपको मिलेगी 91 पर। किस पे मिलेगी? 91 पे मिलेगी भी, क्योंकि 20 सीट्स अपने माइनस करेंगे 200 में से कितना? 180। 180 का हाफ कितना? 90। तो 91 पे मिलेगी। फिर उसके बाद में फिर एक चीज और थी भी छोटी सी, कल हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो इसको हटाने का जो प्रोसेस है, इसमें ये खुद वोट कर सकता है क्या? प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो नहीं होगा ये। इसको हटाने के प्रोसेस में जो स्पीकर है वो खुद प्रिसाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ, प्रेजेंट हो सकता है और अपनी बात रख सकता है। ठीक है, अपने व्यू रख सकता है, रिप्रेजेंट हिज व्यूज। लेकिन ठीक है, प्रिसाइड नहीं करेगा, लेकिन वोट करेगा क्या? हाँ भाई, वोट कर सकता है, लेकिन ओनली इन फर्स्ट इंस्टेंस। इसका मतलब ये है भाई, इससे सबसे पहले ही पूछ लेंगे भाई वोट करना है क्या।
सबसे पहला वोट का मौका इसी को दे देंगे, और अगर इसने वोट कर दिया तो ठीक है, बाद में नहीं कर सकता ये, ठीक है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी बिल्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी ये वोट कर सकता है, लेकिन उसमें एक सिचुएशन आएगी तभी करेगा ये, जब दोनों वोट बराबर रहेंगे, क्योंकि उसके अलावा करने का मतलब भी नहीं है। मान लो किसी कोई ऐसा कहते हैं बिल आया है और उसमें कम वोट पड़ रहे हैं या ज़्यादा, मान लो कम मेजोरिटी से कम है गवर्नमेंट के पास, और कम 5 कम है, कितने कम है, 5 कम है, तो ये अकेला दे के कर भी क्या लेगा, हाँ 4 कम हो जाएंगे, बिल तो स्टिल क्या हो जाएगा, नहीं पास होगा। और ठीक है, और अगर ये बिल ठीक है, तो ये मेनली बेसिकली ये क्या है अभी, उस 4-5 के गैप को ये अकेला तो भर नहीं सकता, ये तो तब कर सकता है जब क्या हो जाए, बिल पर वोटिंग और वोटिंग क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब इसका बिल क्या हो, इसका वोट जो है वो क्या हो जाएगा, निर्णायक हो जाएगा। निर्णायक मत कहते हैं इसको, कास्टिंग वोट, क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट। लेकिन खुद को हटाने के प्रोसेस में कास्टिंग वोट नहीं कर सकता ये, इसका वोट कैसा होगा, पहला पहला वोट अगर ये दे देगा तो ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में। ठीक है भाई, अब अपने इसमें आगे बढ़ते हैं भाई, रूल्स, पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है भाई, 2 मिनट में करते हैं इस चीज को। एक सिंपल सी चीज भी, कि जो हाउस होता है, ठीक है भाई, इसका लीडर कौन होता है भाई, हाउस का लीडर कौन होता है, हाँ, तो स्पीकर क्या होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीडर पीएम होता है। हेड या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, ये होता है भाई, ठीक है। और लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जब तक लोकसभा है, उसमें ज्यादा बड़ी पोस्ट किसकी मानी जाएगी, लोकसभा के अंदर पीएम बड़ा है कि स्पीकर बड़ा है, स्पीकर बड़ा है,